नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इस वीडियो पर पढ़ने जा रहे हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अर्थात आपने 12.1 प्रश्न वाली पढ़ी, उसमें सिर्फ कहा है वृत्त का परिमाप, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दी गई और आपने कहा है बढ़िया से 5 प्रश्न कहा है हल किए। अगर हमें 12.2 या 12.3 अगली प्रश्नावलियाँ पढ़नी है तो उन्हें पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए या हमें ज्ञात होना चाहिए वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है, होने के बाद में इनका क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि हेडिंग यही पड़ी है कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो आप वृत्त से परिचित हैं। बात अभी हम चर्चा करेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड यानी वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में। तो आपको मालूम है कि वृत्त कैसा होता है, राउंड की तरह होता है, इस तरह का होता है। ये एक राउंड होता है। मैं 2 वृत्त बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर का त्रिज्यखंड भी आपके 2 निकलने वाले हैं। कितने निकलने वाले हैं? 2 निकलने वाले हैं आपके त्रिज्यखंड भी। तो त्रिज्यखंड तो आपको इसी के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि त्रिज्याओं का कुछ यहाँ पर कहा है संबंध है। तो आप जानते हैं कि अगर एक वृत्त होता है तो वृत्त का एक का होता है निश्चित बिंदु, जिसे केंद्र कहते हैं, इसे उसे निरूपित कर सकते हैं। एक बात से आप और परिचित हैं कि वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमें चर्चा करनी है त्रिज्यखंड की, तो सिर्फ हमें कितनी 2 त्रिज्याओं की जरूरत पड़ने वाली है। हमने कहा एक ये त्रिज्या हो गई जिसका नाम हो गया ओ ए, एक त्रिज्या का हमने कहा और हो गई जिसका नाम हो गया ओ बी। आप कहेंगे त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होगी? तो हम कहेंगे कि वृत्त के 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से ये जो नाम है ए, यहाँ पर एक बिंदु दे रहा हूँ पी, और बी ये क्या होगा? चाप होगा। इसका कौन सा? संगत चाप होगा। तो आपको बताना त्रिज्यखंड क्या है। तो आप बताएंगे कि वृत्त के 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरी आकृति को, घिरी आकृति मतलब कि जो आकृति आपकी तैयार हुई है 2 त्रिज्याओं से मिलकर के, घिरी आकृति को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर हम यहाँ पर का इसको हेडलाइन करें तो आपके सामने जो इतना ये बन रहा है, ये कौन सा क्षेत्र? ये वाला पूरा का पूरा ये क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाता है। आपकी परिभाषा यही है, क्या है कि 2 त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से घिरी आकृति को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। मन में विचार आया कि भैया संगत चाप जैसे APB इसका है, तो ऐसे यहाँ का भी तो आप चाप बता सकते हैं कि जो ये यहाँ पर मान चले कोई बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि जो AQB है ये भी एक संगत चाप है और ये भी 2 त्रिज्याओं है, तो ये भी एरिया बन रहा है। हाँ, बन रहा है। इसी वजह से हम कहा है त्रिज्यखंड के 2 भाग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लघु त्रिज्यखंड, एक पढ़ेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। अब मान के चलिए कि यदि लघु त्रिज्यखंड का जो कोण होगा, हमने मान लिया कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा। हमने मान लिया कि थीटा कोण बनाते हुए, कितना? थीटा कोण बनाते हुए 2 त्रिज्याएं और संगत चाप ने कहा है त्रिज्यखंड बनाया। ये छोटा है इसलिए कहा बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। अब मान चलते हैं अगर इतना का हो गया, थीटा कोण आपका हो गया, तो जो शेष बचा वो कितना बचा? तो आपको मालूम है कि कोण का थीटा होता है 360 अंश। थीटा निकल गया है तो 360 अंश माइनस का हो जाएगा थीटा, 360 माइनस का थीटा, ये का हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा। अगर हम चर्चा करें, इसका नाम हो जाएगा A, इसका नाम का है B, यहाँ पर बिंदु आपने क्यों ले रखा है? आप कहेंगे यहाँ पर कि त्रिज्यखंड कितने भागों पर बटे? 2 भागों पर बटे। पहला भाग लघु त्रिज्यखंड। पहला कौन सा भाग हुआ आपका? लघु त्रिज्यखंड। इसका नाम क्या होगा? तो OAPB। कौन होगा? OAPB। ये आपका तैयार हुआ। एक दूसरा कौन सा तैयार हुआ? दूसरा आपका तैयार हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी बड़ा वाला हिस्सा। बड़े वाले हिस्से की बात करूं तो ये जो पूरा हिस्सा आपका तैयार हुआ, ये क्या हुआ है? आपका दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं OAQB क्या हो जाएगा? OA, वो के बाद AQB, ये हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि हमारा लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है। अब बात करेंगे हम इनके क्षेत्रफल की। इनका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको आना चाहिए यहाँ पर एक एक नियम। अब आपको आना चाहिए एक एक नियम।
एक एक नियम क्या है तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि इतनी वस्तुएं इतने रुपए की, तो इतनी वस्तुएं कितने रुपए की। चलिए मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ आपको। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, प्रश्न आ गया। प्रश्न क्या आ गया कि 5 वस्तुएं 60 रुपए की, 5 वस्तुएं 60 रुपए की, तो आपके सामने पूछ लिया जाए 8 वस्तुएं कितने रुपए की मिलेंगी। ये आपने कहा है पिछली क्लासों में, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। प्रश्न आपके सामने आया कि 5 वस्तुएं 60 रुपए की, तो 8 वस्तुएं कितने रुपए की मिली होंगी। इन सवालों को हमेशा एक एक नियम से ही हल करते हैं। किस नियम से हल करते हैं? एक एक नियम से। कैसे? जो आपको निकालना हो वो हमेशा दाएं तरफ रखें, और जो आपको कहा दिए हो हमेशा कहा बाएं तरफ रखें। आपको निकालना है कितने रुपए की मिलेंगी, अर्थात रुपए आपको रुपए निकालना है, तो रुपए निकालना तो हमेशा दाएं तरफ। आपको दिए क्या है? वस्तुएं दिए। क्या दिए? वस्तुएं। तो आप कहाँ रखेंगे? हमेशा बाएं तरफ। आपको पता है कि 5 वस्तुएं मिल रही हैं आपको 60 रुपए की। कितने की? 60 रुपए की। तो 5 वस्तुएं 60 रुपए की, तो 8 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी? तो हमेशा एक एक नियम अब क्या कहता है कि हमेशा नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा होगा, और इस वाली संख्या का हमेशा क्या होगा? बटा होगा, यानी भाग जाएगा। तो आप लिखेंगे 60 गुणे 8 बटे में क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। अब आप इसे काटेंगे तो आप कहेंगे कि 5 का भाग 60 में, तो कितने बार जाएगा? 12 बार। कितने बार जाएगा? बर पंचे 60, 12 बार, और गुणे में क्या हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? 12 का गुणा 8 में करा देंगे, 12 8 96। आप कहेंगे कि 8 वस्तुएं हमें 96 रुपए की पड़ेंगी। अर्थात मेरा यहाँ पर मतलब था कि आपको एक एक नियम समझ में आए कि जो निकालना हो हमेशा दाएं तरफ, जो दिए हो बाएं तरफ। हमेशा नीचे वाली संख्या के ऊपर गुणा होता है, इसका क्या होता है? बटा होता है। अब इसे हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। अब आएंगे हम अपने कहाँ पर? यहाँ इस वाली कहानी पर, लघु त्रिज्य खंड में। अब हमें ज्ञात करना है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की क्षेत्रफल, यानी जो ये हरा हरा है कितने क्षेत्रफल पर का है, इसका एरिया कितना होगा। तो आपको एक चीज मालूम होगी कि वृत्त हमारा कितने डिग्री पर बनता है? 360 अंश पर बनता है। तो आपको क्या निकालना है? एरिया। तो आप लिखेंगे चूंकि आप लिखेंगे 360 अंश पर, कितने? 360 अंश पर आपका क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर। आपको मालूम है कि 360 अंश पर आपके एक वृत्त बनकर तैयार होता है, तो 360 पर एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास में कितना कोण है? तो आपके पास में थीटा कोण है। थीटा क्यों लिया गया? यहाँ पर 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, तो जो भी होगा हम रखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने मान लिया कि माना थीटा है, तो थीटा पर कितना हो जाएगा? तो अभी पढ़ा के एक एक नियम आया कि यहाँ का गुणा यहाँ और बटे में यहाँ, तो आपको हो गया थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360। क्या हो गया? थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360। कभी भी लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका एक फार्मूला बन के तैयार हुआ। क्या बन के तैयार हुआ? थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 360 अंश। ये किसकी बात आई? लघु त्रिज्य खंड की। अब चर्चा करेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपका परिचय हो गया है कि दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है? 2 त्रिज्याओं और एक बड़ी चाप। ये तो लघु चाप हो गई, तो दीर्घ चाप। तो 2 त्रिज्याओं और दीर्घ चाप से घिरी आकृति को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। अब चर्चा करेंगे इसके एरिया की। तो इसका सेम टू सेम एक एक नियम से ही निकल के आएगा। जैसे आपको मालूम है कि चूंकि 360 डिग्री पर कितना बनता है? एक वृत्त बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि 360 डिग्री पर आपके एक वृत्त का क्षेत्रफल बनता है, होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास में कितनी डिग्री है? तो आपके पास में है 360 माइनस का थीटा, क्योंकि थीटा का लघु त्रिज्य खंड में चला गया तो दीर्घ के लिए क्या बचा? तो 360 माइनस थीटा। तो आप लिखेंगे 360 माइनस थीटा में कितना बनेगा? तो हमेशा यहाँ का गुणा यहाँ और बटे यहाँ। तो आप लिखेंगे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, नहीं 360 माइनस का थीटा। क्या लिखेंगे आप? 360 माइनस का थीटा और गुणे में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 360। तो कभी भी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे? 360 माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर बटे 360। ये फार्मूला कैसे बन के आया? तो आपको बताया गया कि भैया एक एक नियम की सहायता से हम ये फार्मूला प्राप्त करते हैं। हाँ, एक बात और,
दीर्घ त्रिज्यखंड हम एक दूसरे रास्ते से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको बताया गया कि ये पूरा वृत्त है। क्या है? वृत्त है। यदि वृत्त में त्रिज्यखंड को हटा दिया जाए, मतलब ये त्रिज्यखंड को क्या कर दिया जाए? काट कर अलग कर दिया जाए। हमने कर दिया अलग, तो आपके सामने कौन सी आकृति बची? आपके सामने बची दीर्घ त्रिज्यखंड। तो एक दूसरा रास्ता है आपके सामने, कौन सा? एक आपके सामने क्या है? एक दूसरा रास्ता निकल के आया। कौन से? दीर्घ त्रिज्यखंड। कैसे ज्ञात करेंगे? किस तरीके से? दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? आप लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आपके सामने एक दूसरा रास्ता है। हमेशा इस रास्ते को ध्यान रखना ही रखना जो फार्मूला का है। एक दूसरा रास्ता क्या है कि आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता हो, पूरे वृत्त में क्या करें? आप त्रिज्यखंड को क्या करें? हटा दें, यानी घटा दें, तो आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा क्या? कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये आपके सामने कहा है एक दूसरा फार्मूला निकल के आया। जब कभी भी आपको संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल मालूम हो, तो लघु त्रिज्यखंड आपने कहा निकाल लिया हो, दीर्घ निकालना हो, तो हमेशा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्यखंड। यदि मैं लघु त्रिज्यखंड क्या कर दूं? इसको हटा दूं, तो आपका क्या बचेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड आपका प्राप्त होगा, यानी आपका एक फार्मूला ये तैयार हो गया। लेकिन हम हमेशा यूज करेंगे इस वाले फार्मूले का। मुझे उम्मीद है कि आपको का त्रिज्यखंड समझ में आया होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चर्चा करेंगे हम वृत्त खंड के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए।